नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद आर के चैनल पर। मैंने आपको क्लास कंटिन्यू रखते हुए हम आज आपकी क्लास आगे रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कंपनी ने कैसे राज्य अपना कैसे प्रशासन स्थापित किया था। उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी। व्यापार उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 से 1707 तक कंपनी ने व्यापार किया। सन 1600 से लेके 1707 तक कंपनी ने व्यापार किया। कंपनी ने भारत की राजनीति में कोई हस्तक्षेप इतना नहीं किया था। सन 1700 के बाद कंपनी ने इस राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 से 1700 तक क्या किया? व्यापार किया। सन 1600 व्यापार किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी को देखने लगा कि यहाँ पे हम अपना प्रशासन स्थापित कर सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी को देखने लगा कि हम यहाँ व्यापार कर सकते थे। उससे पहले क्यों नहीं लगा था कंपनी को हम यहाँ व्यापार कर सकते हैं? क्योंकि औरंग बहुत शक्तिशाली राजा था, तो कंपनी को भी लगा ही नहीं। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भारत था छोटे छोटे राज्यों में बट गया। लोग आपस में लड़ने लगे। कंपनी को लगा कि हमें यहाँ पर लोगों में फूट डाल के हम अपना ये प्रशासन अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। और कंपनी ने इस इंटेंशन नहीं किया था कि हम नहीं, मुझे यहाँ प्रशासन करना है, मुझे अपना स्थापित करना है। बस कंपनी को देखने लगा था हमें यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी को लगा कि हम यहाँ प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। कंपनी ने 1600 से लेकर सन 1700 तक क्या किया था? अपना व्यापार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो नियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम निर्देशक मंडल बनाता था। अब तक निर्देशक मंडल बनाता था। निर्देशक मंडल मैंने आपको बता दिया था कि निर्देशक मंडल का कैसे कंपनी में लोगों ने कैसे चुना था। 24 मेंबर होते थे, एक अध्यक्ष होता था। यही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम बनाता था। आगे चलते चलते फिर 1726 का एक अधिनियम आया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। 1726 का चार्टर एक्ट। 1726 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो वहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रूल बना रहे थे वो लोग ब्रिटेन में बैठे रूल बना रहे थे। तो यहाँ जो लोग यहाँ काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने बताया कि यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, लोगों में इतना अलग नियम बना रहे हो आप कि यहाँ समझ नहीं सकते। तो इसी के तहत 1726 में एक चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट को राजलेख भी बोल देते हैं। इस 17 चार्टर को क्या बोल देते हैं? राजलेख भी बोल देते हैं। तो क्या आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1726 से पहले विधि कौन बनाता था? निर्देशक मंडल बनाता था। 1726 से पहले कौन बनाता था? निर्देशक मंडल बनाता था। कंपनी का जो निर्देशक मंडल था, ये कंपनी क्या कर दिया था? निर्देशक मंडल को कानून बनाना कंपनी के लिए खत्म कर दिया था। 1726 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया? कंपनी को जो निर्देशक मंडल जो कानून बना रहे थे उनका खत्म कर दिया।
अब कंपनी के लिए नियम कौन बनाएंगे वो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर एक पहला पॉइंट बताते हैं आपको। यहाँ पर तीन प्रेसिडेंसी तीन प्रेसिडेंटी बनाएगी। पहली कौन कौन सी? बंगाल, दूसरी मद्रास, तीसरी बम्बई। अब यही तीन क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जनरली ये बड़े बड़े प्रांत थे तो कंपनी का यहीं पे फैक्ट्री स्थापित हुई थी, तो इसी वजह से कंपनी को यहीं पे तीन प्रेसिडेंटी बनाई थी। और तीनों प्रेसिडेंटी देखने के लिए कंपनी ने गवर्नर का पद दे दिया। इसमें गवर्नर का पद दे दिया कि यहाँ पे जो भी बनाएंगे काम, जो नियम कानून बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? गवर्नर बनाएंगे। तीनों प्रेसिडेंसी के लिए क्या किया? गवर्नर देखेंगे। तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कौन नियम कानून बनाएंगे? गवर्नर बनाएंगे। अब निर्देशक मंडल के लिए कानून बनाना क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब इसी तरह हम आपको बताते हैं कि आगे कैसे गवर्नर बनाएंगे। गवर्नर नियम बनाएंगे, और तीनों गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी देखेंगे। तीनों गवर्नर अपनी प्रेसिडेंसी देखेंगे। चार्टर अधिनियम में। ठीक, आगे हम बताते हैं, इसमें थोड़ा बता देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 से लेके 1707 तक कंपनी ने व्यापार किया। 1726 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्देशक मंडल कानून बना देते। फिर 1726 में एक चार्टर एक्ट आया जिसे राज्य भी बोलते हैं। 1726 में तीन उन्होंने प्रेसिडेंटी बनाई। तीन प्रेसिडेंटी से बंगाल, मद्रास, मुंबई, और तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए क्या बना दिए? गवर्नर बना दिए कि यहाँ की गवर्नर देखेंगे। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कौन अब नियम बनाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अब गवर्नर नियम बनाएगा। तीनों गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी देखेंगे। किसी एक दूसरे को आपस में मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आगे हम देखते हैं कंपनी ने अपना कैसे प्रभुत्व स्थापित किया था। आगे हम टॉपिक देखते हैं, कंपनी ने अपना कैसे प्रभुत्व स्थापित किया था। कहां से किया था कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित? किया था बंगाल से। बंगाल पर कब्जा करने के बाद कंपनी ने अपनी ताकत स्थापित कर दी थी कि हाँ कंपनी में ताकत है। बंगाल पर कब्जा। बंगाल पर कब्जा कैसे हुआ था? बंगाल पर कब्जा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों ने धोखे से जीत लिया था। यानी कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे जीत लिया था? धोखे से। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें इस कंपनी की विजय हुई।
जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन इसका सेनानायक था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। ये प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने धोखे से जीता था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये धोखे से जीता था। धोखे से कैसे जीता था? धोखे से ऐसे जीता था, जो सिराजुद्दौला के जो सेनानायक थे मीर जाफर, मीर कासिम, उन्होंने अपनी तरफ ले लिया था। तो उन्होंने सिराजुद्दौला का धोखा दे दिया, तो युद्ध हार गया सिराजुद्दौला। तो इसमें कंपनी की क्या हुई? विजय हुई थी। कंपनी की विजय हुई थी। तो इसी से कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। प्लासी का युद्ध जीतने का प्रभुत्व का मतलब ताकत, ये नहीं जैसे आपका क्वेश्चन आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर प्रभुत्व कब स्थापित किया? ये क्वेश्चन आया है, कब स्थापित? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर प्रभुत्व कब स्थापित किया? प्रभुत्व का मतलब यहाँ ताकत भी लिख सकते हैं। प्रभुत्व का मतलब ताकत। प्रभुत्व का मतलब ताकत। कब स्थापित किया था? प्लासी के युद्ध के बाद, सन 17। प्लासी के युद्ध के बाद। कब? प्लासी के युद्ध के बाद। कंपनी ने अपनी ताकत दिखा दी थी कि कंपनी में भी ताकत है। सन 1757 में जब बंगाल का सिराजुद्दौला को पराजय किया, तब। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। क्या देखते हैं? बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में आपको बताते हैं थोड़ा। बक्सर का युद्ध कंपनी ने अपनी ताकत से जीता था। बक्सर का युद्ध कंपनी ने अपने ताकत से जीता था। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर दिया। अब ये बताते हैं थोड़ा, आपको बता दें थोड़ा बक्सर के युद्ध के बारे में बता दें। बक्सर का युद्ध के बारे में बता दें। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, ईस्ट इंडिया जैसे ये है, दो पार्टी है, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सेनानायक कौन था? हेक्टरो मुनरो कंपनी की तरफ से था, ठीक है। और इधर बक्सर जो भारतीय तरफ से थे वो कौन? 3
तीन लोगों ने मिलकर युद्ध लड़ा था। कौन कौन? एक बंगाल प्लस अवध, बंगाल प्लस अवध प्लस मुगल। तीन लोगों में। इसमें विजयी कौन हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई थी, इन लोगों की हार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी हुई थी और बंगाल अवध प्लस मुगल की क्या हुई थी? हार हुई थी। अब बंगाल से कौन लड़ा था? मीर जाफर, मीर जाफर। और अवध से कौन था? अवध से था शुजाउद्दौला। मुगल से कौन था? शाह आलम। वो मुगल से शाह आलम थी, शाह आलम सेकंड। यहाँ सॉरी मीर जाफर नहीं था, मीर कासिम था, मीर कासिम। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी ने वहां अपनी ताकत स्थापित कर दी थी। ये मीर कासिम, मीर जाफर ये कंपनी के कठपुतली बन के वहां पर कंपनी अपने हिसाब से वहां शासन कराना चाह रही थी, बट ये कंपनी का सहयोग नहीं करना चाह रहे थे। फिर बक्सर के युद्ध के बाद ये मीर कासिम कंपनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। तो अंततः इनकी क्या हुई थी? फिर अंततः बक्सर के युद्ध में इन तीनों की हार हुई थी। इन तीनों में हार हुई थी तो कंपनी यहाँ से फिर युद्ध जीतने के बाद कंपनी के पूरे भारत देश में चर्चा हो गई कि कंपनी ने अपनी ताकत से कंपनी ने तीन को अवध, नवाब, मुगल तीनों को एक साथ हरा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों को हरा दिया। ये फिर एक टाइम पूरे भारत में हो गई। कंपनी का एक तरह से बहुत ज्यादा रौब बढ़ गया। अब आगे हम देखते हैं इसमें कैसे क्या हुआ, इसके अभी हम बताते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद थोड़ा हम एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, आपसे हम क्वेश्चन करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब शासन स्थापित हुआ था? क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब स्थापित हुआ? कब हुआ था? कंपनी का शासन स्थापित कब हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद। शासन कब स्थापित हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद। आंसर बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद। अभी मैंने एक क्वेश्चन और किया था, कंपनी ने अपनी प्रभुत्व या ताकत कब स्थापित की थी? प्लासी के युद्ध के बाद। और आपका क्वेश्चन आया है कंपनी ने अपना शासन कब स्थापित हुआ था? शासन कब स्थापित किया? तो बक्सर के युद्ध के बाद। ये दो क्वेश्चन आए पेपरों में, इस वजह से मैंने बता दिया आपको। अब आगे हम देखते हैं, पढ़ते हैं बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे हम उस पर चर्चा करते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद संधि हुई थी। बक्सर के जब ये नवाब हार गए थे, नवाब मुगल और अवध, ये जब तीनों लोग हार गए, फिर क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की भी संधि दो हुई थी। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765।
17 अगस्त 1665। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? क्लाइव था। ये संधि हुई थी। इन संधि में क्या है? संधि का मतलब बता दे, जनरली संधि का मतलब होता क्या है, तब आगे हम इस पे बढ़ते हैं। संधि का मतलब बता दें हम आपको। संधि एक तरह का समझौता होता है। जैसे दो लोग हैं, दो लोगों में आपस में लड़ाई हो गई, दो लोग हैं, दो लोगों में आपस में युद्ध हो गया, एक लोग पराजय हो गया, एक लोग विजयी हो गया, तो उन लोगों में संधि हुई। संधि में ये होता है कि अपना समझौता करना किसी तरह से। जैसे दूसरी पार्टी करे जितना मेरा युद्ध में खर्चा हुआ है वो मुझे दे दो। जब दूसरी बटन किस पर डाला जाता है? जो हार जाता है उसी पे दबाव डाला जाता है। तो संधि ये है, संधि मतलब कुछ समझौता करना, एक तरह का अपने फायदे का समझौता करना। जो विजयी होता है वो अपना फायदा देता है। तो इलाहाबाद की संधि में भी यही हुआ था। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ आगे हम इसमें बताते हैं। दो संधि हुई थी वो मैंने बता दिया, आगे बताते हैं इलाहाबाद की संधि में क्या क्या हुआ। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ कि बंगाल उड़ीसा बिहार, बंगाल उड़ीसा बिहार, बंगाल उड़ीसा बिहार, बंगाल उड़ीसा बिहार में कंपनी ने क्या ले लिया? दीवानी अधिकार ले लिए, दीवानी अधिकार प्राप्त किए। दीवानी अधिकार को बता देते हैं। जैसे दीवानी अधिकार में हो गया हमारा राजस्व हो गया, राजस्व हो गया, पुलिस हो गई, जमीन जायदाद, ये किसने ले लिए? कंपनी ने ले लिए। जब ये कंपनी ले लिए इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए कहाँ के? बंगाल बिहार उड़ीसा। अब कंपनी बंगाल में क्या कर रही है? दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, राजस्व लेगी, पुलिस देगी और जमीन जायदाद देगी। तो इसी तरह दो लोग वहां पे शासन करने लगे। एक कंपनी शासन कर रही है, एक वहां जो बंगाल का जो महाराज है, जो राजा है, नवाब है, वो लोग शासन कर रहे हैं। तो इसी तरह क्या बोलने लगे? बंगाल में द्वैत शासन लग गया। बंगाल में द्वैत शासन। द्वैत शासन का क्या मतलब होता है वो हम बता रहे हैं, थोड़ा ये बता दें आपको। इलाहाबाद की संधि के बाद क्या हुआ? बंगाल बिहार उड़ीसा में कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या ले लिए? दीवानी अधिकार प्राप्त किए। दीवानी अधिकार में क्या हुआ? राजस्व आता है, पुलिस, जमीन जायदाद, मतलब जो इम्पोर्टेंट काम है, जो बढ़िया, जो प्रशासन चलाने के लिए जो ज्यादा अहम भूमिका निभाए, वो किसने ले लिए? कंपनी ले लिए। और नवाब को या राजा क्या दे दिया? प्रजा की देखभाल करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना। प्रजा भूखी तो ना मर रही, अगर प्रजा भूखी मर रही तो उसे जाके देखो। ये क्या हो गए? ये पावरफुल नहीं है, ये मैन है दीवानी अधिकार। ये कंपनी ले लिए और राजा क्या दे दिए? प्रजा की देखभाल करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये सब किसे दे दिए? राजा को दे दिया। आगे बताते हैं इसमें। जब कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए तो बंगाल में क्या लगा? द्वैत शासन लगा था। बंगाल में द्वैत शासन लग गया। इसी को द्वैत शासन बोलते हैं। दो लोग देख रहे हैं, एक कंपनी देख रही है, एक राजा देख रहा है वहां का बंगाल का या नाम। ठीक है, आगे हम देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन। द्वैत शासन का क्वेश्चन जैसे पूछे आपसे, बंगाल में द्वैत शासन कब लगा? बंगाल में द्वैत शासन कब लगा? तो कब लगा? 1765 में। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगा था। अब द्वैत शासन चला कब तक था? 1772 तक। 1772 तक द्वैत शासन चला था। 1765 से 1772 तक। हम बता देंगे आपको जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तब ये भी बता देंगे।
पर जैसे क्वेश्चन आया है कि बंगाल में द्वैध शासन कब तक लगा रहा था, तो 1765 से 1772 तक। इस वजह से ये मैंने लिखवा दिया है। आगे हम देखते हैं। आप द्वैध शासन का मतलब आई होप समझ गए होंगे। मैं द्वैध शासन का मतलब जो जहाँ दो लोग, एक कंपनी कर रही है, एक वहां का राजा कर रहा है, दो लोग शासन कर रहे हैं, तो दो लोगों का तो क्या बोल दिया, द्वैध शासन बोल दिया। अब आगे अपनी क्या बताते हैं, द्वैध शासन के परिणाम। द्वैध शासन के क्या परिणाम आए, जब कंपनी में जब द्वैध शासन लग गया तो द्वैध शासन के परिणाम क्या क्या आए। द्वैध शासन के परिणाम, द्वैध शासन के परिणाम। द्वैध शासन के परिणाम, जब कंपनी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो छोटे छोटे कर्मचारी थे, जब द्वैध शासन लग गया, वो टैक्स वसूल रहे हैं। जैसे टैक्स अगर 10 रुपए वसूलना है तो वो 40 रुपए वसूल रहे हैं। इससे कंपनी में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। कंपनी में भ्रष्टाचार फैल रहा है द्वैध शासन से, क्योंकि कंपनी को जो छोटे मोटे जो भी कर्मचारी हैं वो टैक्स की वसूली करते थे। ये तो है नहीं कि छोटा सा बंगाल है, एक लोग जाकर टैक्स वसूल कर लेगा, नहीं। जब छोटे छोटे कर्मचारी भी थे, जब कंपनी से ऑर्डर आया कि जाओ टैक्स वसूलो किसानों से, टैक्स वो किसान उस टाइम उतना पढ़ा लिखा था नहीं, 40 रुपए टैक्स हो रहे हैं, वो 80 रुपए ले रहे हैं। कंपनी को कितने दे रहे हैं, 40 रुपए दे रहे हैं। 80 रुपए लिए, 40 रुपए किसने रख लिए, कर्मचारी ने रख लिए। कुछ भी इससे कंपनी में क्या हो गया, भ्रष्टाचार फैल गया। द्वैध शासन के परिणाम में क्या हुआ, कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया। 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 द्वैध शासन के परिणाम की वजह से क्या हुआ, कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया, भारतीय प्रजा का शोषण होने लगा। भारतीय प्रजा का शोषण शुरू, या भारतीय प्रजा का शोषण शुरू हो गया। शोषण शुरू किसकी वजह से, द्वैध शासन की वजह से। कंपनी का अब जो वहां के कंपनी के जो कर्मचारी थे, 10 रुपए की जगह 20 रुपए वसूल रहे हैं टैक्स। 10 कर्मचारी वहां का अपना फायदा, निजी फायदा ज्यादा देखने लगे। कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना निजी फायदा ज्यादा देखने लगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी घाटे में आने लगी। कंपनी घाटे में आने लगी। ठीक है, जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो 1772 में कंपनी ने 10 लाख ऋण का पाउंड मांगा, किससे, ब्रिटिश सरकार से। 1772 में 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से 10 लाख रुपए का ऋण मांगा, 10 लाख पाउंड का। ये कंपनी, इतना कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया कि कंपनी ने 1772 में 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार ने विचार किया कि अब तक ये कंपनी काफी मुझे टैक्स दे रही थी, करोड़ों रुपए मुझे टैक्स दे रही थी। अब कंपनी में ऐसी हालत क्या हुई थी कि कंपनी मुझसे 10 लाख ऋण का पाउंड मांग रही है। तो ब्रिटिश सरकार के जो पीएम थे, उस टाइम पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। उस टाइम के जो ब्रिटिश सरकार के जो पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई 1772 में, और गुप्त समिति से कहा कि कंपनी में पता करो कंपनी में क्या हो रहा है। 1700, ये पॉइंट मैं बता देता हूं। 1772 में पीएम नाम बता दें आपको, ने
ठीक है। तो गुप्त समिति ने रिपोर्ट दी। जब 1772 में गुप्त समिति बनाई, गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में कहा कि कंपनी में सुधार होना चाहिए। कंपनी में सुधार होना चाहिए। कंपनी में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। 1772 में एक गुप्त समिति बनाई। उसमें गुप्त समिति ने कंपनी में वो रिपोर्ट दी। उसने कहा कंपनी में सुधार होना चाहिए। किसने कहा? गुप्त समिति ने। थोड़ा हम इसमें और बता देते हैं आपका कि आप कैसे कैसे। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया।